तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सुपर एलिवेशन। ठीक है, सुपर एलिवेशन टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। सुपर एलिवेशन के अंदर आप टॉपिक में देखेंगे, सुपर एलिवेशन टॉपिक जैसे ही हमारा अभी स्टार्ट होता है तो उसके अंदर जो हमें मेन चीज ध्यान रखनी है वो ये कि किस तरीके से अगर किसी हाईवे पे आप डिजाइनिंग कर रहे हैं और हाईवे में आपकी गाड़ी जाती है, कोई कार जा रही है जो बहुत ज्यादा स्पीड में है और उसके ऊपर कोई टर्न आता है, ना, अगर उसमें कहीं रोड में कोई टर्न आता है, कुछ इस तरह से मान लीजिए रोड जा रही है और यहाँ पे एक टर्निंग होती है, तो बहुत हाई स्पीड के ऊपर जो आपका व्हीकल है, बहुत हाई स्पीड पे जब व्हीकल टर्न करना शुरू करता है तो मानी बात है वो किसी सर्किल में घूम रहा है, किसी कर्व में घूम रहा है, तो उसके ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगी। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगी कि सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगी, इसमें परेशान मत होइए। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगी जब हम कहते हैं तो इसका मतलब हमारा रेफरेंस फ्रेम मोशन में है या फिर हमारा रेफरेंस फ्रेम एक्सेलरेटेड है, तो तब हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यूज करते हैं। और सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगी अगर हम ग्राउंड फ्रेम में आ गए, मान लीजिए हम ग्राउंड फ्रेम से देख रहे हैं तो इसके ऊपर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगी अंदर की तरफ। जिस सर्किल में ये घूम रहा होगा, जिस सर्किल में ये मोशन कर रहा होगा ना, उस टाइम पे उस सर्किल के सेंटर की तरफ ये डायरेक्टेड होगी सेंट्रीपिटल फोर्स। और अगर आप इसी के अंदर बैठे हैं, कार के अंदर ही बैठे हैं मान लीजिए, तो जो आपका रेफरेंस फ्रेम है वो बदल गया, वो एक्सेलरेटेड हो गया, तो इस टाइम पर जो फोर्स लग रही है वो आप कैसी देखोगे, बाहर की तरफ एक फोर्स लगा दोगे, स्यूडो फोर्स। तो सारी फोर्सेस तो रहेंगी लेकिन उसके साथ साथ एक बाहर की तरफ स्यूडो फोर्स भी आपको लगानी पड़ेगी, जिसको हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के नाम से जानते हैं। ठीक, ये हमारा इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर हमने इसकी स्टडी करी हुई है कि स्यूडो फोर्स कहाँ लगती है, जब हमारा फ्रेम एक्सेलरेटेड होता है। एक्सेलरेटेड फ्रेम के अंदर जो स्यूडो फोर्स लगती है जब सर्कुलर मोशन होता है तो उसी को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। और अगर हम ग्राउंड से देखते हैं तब यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है। सेंट्रीपिटल फोर्स या फिर कह लें कि जो टोटल फोर्सेस होती हैं उसका नेट एक्सेलरेशन किधर होता है, टुवर्ड्स द सेंटर होता है, विच इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जिसको हम लोग AC कैसे जानते हैं, V²/R, या फिर इसी को हम लोग Ω²R भी लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक है। इसी के ऊपर अब अगर आप देखो कि आप हाईवे पे जा रहे हो और उस हाईवे में बहुत हाई स्पीड के अंदर आपकी कार मोशन कर रही है, बहुत हाई स्पीड में कार टर्न करती है, अगर तो जैसे ही कार टर्न करेगी, क्योंकि बहुत हाई स्पीड है, उसको टर्न कराने के लिए अगर ग्राउंड फ्रेम से देखा जाए तो अंदर की तरफ कोई फोर्स होनी चाहिए जो लग रही हो। अंदर की तरफ कौन सी फोर्स लग सकती है, तो फ्रिक्शन ही वो फोर्स है जो अंदर की तरफ घूमते हुए बॉडी के ऊपर लगेगी और वो टर्न कर पाएगा। जैसे इसको सबसे सिंपल एग्जांपल से ऐसा समझ लीजिए कि आप साइकिल से जा रहे हैं और कहीं टर्न पे आप घूम रहे हो, अगर वहां पे पानी बरस चुका है, चिकना है, तो क्या वहां पे स्लिप करने के चांसेस होते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे ही आप टर्न करते हो और फ्रिक्शन सफिशिएंट नहीं होता है तो नेसेसरी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो आपको वहां पे चाहिए उस टर्निंग के साथ, वो नहीं मिल पा रहा होता है फ्रिक्शन के द्वारा, इसलिए वहां पे टर्निंग हो जाती है और लोग गिर जाते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि आपकी साइकिल स्लिप कर जाती है। इसी तरीके से कार की भी स्लिपिंग हो जाएगी अगर वहां पे फ्रिक्शन सफिशिएंट नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ता है कि हमें ये देखना पड़ेगा कि वहां पे नेसेसरी जो फ्रिक्शन है वो सफिशिएंट हो। लेकिन अब रोड पे बहुत ज्यादा फ्रिक्शन भी नहीं किया जा सकता है, बहुत ज्यादा फ्रिक्शन कर दोगे, खुरदुरी रोड होगी तो चलने का मतलब ही नहीं रहेगा, स्पीड पे आप चल ही नहीं पाएंगे। तो हाईवे के ऐसे सेक्शन जो कि हमें एक मिनिमम स्पीड पे डिजाइन करना है, जैसे मान लीजिए आप आगरा दिल्ली एक्सप्रेसवे पे हैं, अब आप ये तो नहीं कह सकते ना कि यहाँ पे टर्न आ गया है तो यहाँ पे स्पीड आप लोग सब लोग घटा लीजिए 30 किलोमीटर पर आवर। आप रोड इंजीनियर हैं तो आप ऐसा तो नहीं कहेंगे कि स्पीड बाकी सब जगह एक्सप्रेसवे पे चलो, मुझे ज्यादा पैसा भी दो 100 किलोमीटर पर आवर पे, लेकिन जहां जहां टर्न आ रहा है वहां वहां 30 किलोमीटर पर आवर कर लो। अगर ऐसा आप कहेंगे तो उस रोड पे चलना कौन चाहेगा, उसे बार बार स्पीड रिड्यूस करनी पड़ेगी और प्रैक्टिकली लोग कर भी नहीं पाएंगे। तो ये हमारा पर्पज होता है कि लगातार हाईवे की जो डिजाइनिंग है, लगातार उसके अंदर हम ज्यादा अच्छी स्पीड को मेंटेन करवा सकें। जैसे सपोज 80 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर पर आवर, उसके किसी भी सेक्शन में आप हो, आप इस स्पीड से चल सकें, तो कन्वीनियंस होती है चलने वालों को भी, और रोड के जो एक्सीडेंट्स हैं वो भी मिनिमाइज किए जा सकते हैं क्योंकि रोड का जो इंस्ट्रक्शन है वो बार बार आपको चेंज नहीं करना पड़ रहा। तो इसी तरह से हमारे पास ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बैंकिंग ऑफ रोड। इस चीज को कैसे प्रोवाइड किया जाए,
हमें स्पीड भी कम नहीं करनी। आप यहाँ से देख सकते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाई आर है। अब अगर मान लीजिए कि स्पीड आपकी बहुत ज्यादा है तो v का स्क्वायर वो बहुत ज्यादा हो गया, यानी कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अंदर की तरफ बहुत बड़ा चाहिए। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करने वाला तो बेचारा फ्रिक्शन ही, फ्रिक्शन को आप एक लिमिट तक ही बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जरूरी हो जाता है कि दो में से एक काम करें। हम क्या करें, या तो आप कह दें कि वेलोसिटी पे रिस्ट्रिक्शन है, वेलोसिटी ज्यादा नहीं बढ़ाई सकती, तो वेलोसिटी पे आप रिस्ट्रिक्शन कर दें, ठीक है। लेकिन वेलोसिटी पे रिस्ट्रिक्शन हो गया तो आपका काहे का वो हाईवे ना, ऐसे तो बहुत स्पीड में चलने के लिए बनाया ही गया है हाईवे एक्सप्रेस पे। दूसरा काम आप नीचे देखिए रेडियस लिखा हुआ है, तो इसके साथ आप कर सकते हो। अगर रेडियस बहुत बड़ा हो जाएगा तो जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन रिक्वायर्ड है वो कम हो जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि रेडियस को हम लोग बहुत बड़ा कर दें। रेडियस बड़ा करने का मतलब हुआ है कि जिस सर्किल में टर्न कर रही है आपकी गाड़ी, उस सर्किल के रेडियस को बढ़ा दिया जाए। यानी कि मान लीजिए टर्निंग यहां से करनी है ए से लेके यहाँ पे निकलना है मुझे बी, ठीक है, तो इसका कुछ रेडियस है ये ना, ये बेसिकली कैसा सेमी सर्किल जैसा दिख रहा है, ये रेडियस है, ओ पॉइंट है। अब अगर मुझे यहाँ से यहाँ टर्न करना है, मुझे नॉर्थ की डायरेक्शन, मान लीजिए मैं नॉर्थ में जा रहा था और यहाँ से मुझे मुड़ना है ईस्ट की तरफ, तो मैं इतने रेडियस में ना टर्न करके मैं इसको और बड़े रेडियस में टर्न कराऊं ऐसे। अगर मैंने ऐसे टर्न किया ए से सी तक, ठीक है, अगर ए से सी तक मैंने टर्न किया तो मानी बात है जो यहाँ पे अब रेडियस आ रहा है वो बड़ा दिख रहा है। मान लीजिए ओ डैश का सेंटर था तो रेडियस बढ़ गया, लेकिन इस चक्कर में जो आपने डिस्टेंस ट्रेवल करी है वो बढ़ गई, तो फिर आपका फ्यूल कंजम्पशन बढ़ गया, दिक्कत बढ़ गई, लेंथ ऑफ रोड बढ़ गई आपकी, तो सारी तरह की दिक्कतें आ गई। तो हम इन दोनों चीजों को अवॉइड करते हैं, वेलोसिटी भी हम कम नहीं करना चाहते और रोड का रेडियस जो इसमें वो घूम रहा है वो भी बहुत ज्यादा हम नहीं बढ़ाना चाहते। इन दोनों समस्याओं से निकलने का एकमात्र तरीका है बैंकिंग ऑफ रोड, जो कि आज हमारा टॉपिक है, जिसके बेसिक्स को आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, बैंकिंग ऑफ रोड, ठीक है। तो बैंकिंग ऑफ रोड में हम लोग देखते हैं जैसे कुछ इस तरह का डायग्राम बना रहता है। वेलोसिटी यहाँ पे आपको कार दिखाई गई कैसे जा रही है, ये इसकी वेलोसिटी है, सामने की तरफ जा रही है। अच्छा, और क्या हो रहा है, और हमें यहाँ पे दिखाया गया है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दिखाई गई, ये कैसे दिखाई गई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बाहर की तरफ। अच्छा, सेंट्रीपिटल फोर्स भी दिखा दी इन्होंने, कैसी दिखा दी, अंदर की तरफ। कौन प्रोवाइड करेगा इसको, इसको प्रोवाइड करने वाली फ्रिक्शन ही है। अब एक साथ सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ क्यों दिखाई गई, ये दिखाई गई है आपके नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए या फिर एक्सेलरेटेड फ्रेम के लिए, और सेंट्रीपिटल फोर्स दिखाई गई है आपके इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए, इनर्शियल फ्रेम के लिए दिखाई गई है, ठीक है। अच्छा, वेट, वेट कैसे दिखाया है, वेट दिखाया है वर्टिकली डाउनवर्ड, ये तो mg होता है, तो ये तो नीचे की तरफ लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड, इसकी तो कोई चिंता ही नहीं करनी। आपको यहाँ पे एक और चीज दिखाई गई, साइड और लैटरल फ्रिक्शन, ये जो फ्रिक्शन लगेगा टायर्स के ऊपर, ये जो अंदर की तरफ इसे गोल घुमा रहा होगा वो क्या है, फ्रिक्शन। तो आप ये कह सकते हैं यहाँ क्या क्या फोर्सेस लग रही हैं, अगर इसको मैं लिखूं, एक तो फ्रिक्शन यहाँ लग रही है, फ्रिक्शन, ठीक है, क्लियर। दूसरा वेट mg, ये भी क्लियर है एकदम से कि वेट लग रहा होगा। तीसरी यहाँ पे जो चीज हमें ध्यान रखनी है वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर हम कौन से फ्रेम में है, एक्सेलरेटेड फ्रेम में है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये तीन चीजें लग रही हैं। और अगर आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदल चुका है, आप ग्राउंड फ्रेम से देखना चाहते हैं, फ्रिक्शन तो तब भी लगेगा, वेट तो तब भी लगेगा, बट वहां सेंट्रीफ्यूगल ना लग के वहां क्या फोर्स लगेगी, सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये तीन फोर्सेस लग रही हैं। अब सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है ऐसा बोल तो दिया जाता है, लेकिन इसमें कंफ्यूजन हो जाती है जब ऐसा बोला जाता है। तो आप क्या ध्यान रखिए कि सेंट्रीपिटल तरह की कोई फोर्स ही नहीं होती। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा, बेसिकली हम फोर्सेस क्या करते हैं, अगर न्यूटन्स लॉ आपको मालूम हो तो F इज इक्वल टू ma करके जब आप लिखते हो तो यहाँ पे आप सारी फोर्सेस लिखते हो LHS में। तो इस केस में, सेकेंड केस में, इनर्शियल वाले केस में आप क्या करोगे, फ्रिक्शन को लिखोगे, ठीक है जी, फ्रिक्शन आप लिखोगे म्यूएन जो कि होगा, वेट आप लिखोगे, ठीक है, उसे भी आप लिखोगे एलएचएस में। अब सेंट्रीपिटल नामक कोई फोर्स एलएचएस में आप नहीं लिखोगे। आप क्या करोगे, जब आप इक्वालिटी बनाओगे और m लिखोगे यहाँ पे, तो एक्सेलरेशन कर दोगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बराबर, यानी कितना, v स्क्वायर बाई आर, एसी जिसे मैंने दिया है, एसी कितना, v स्क्वायर बाई आर, क्लियर। और जो ये हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम है, इसमें क्या करेंगे हम, नॉन इनर्शियल फ्रेम में आप फ्रिक्शन लिखोगे एलएचएस में, ठीक है, वेट लिखोगे आप एलएचएस में mg। अब मान लीजिए उसका एक कंपोनेंट ही आता है तो उसका कंपोनेंट ही लिखा जाएगा, और उसके साथ साथ आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। यहाँ पे जो स्यूडो फोर्स है
वो भी आपको लिखनी पड़ती है। और उसके बाद इक्वलिटी करने के बाद आप जब यहाँ मास इंटू एक्सेलरेशन करोगे तो ये कौन सा एक्सेलरेशन लिखोगे? एक्सेलरेशन एज ऑब्जर्व्ड बाय द ऑब्जर्वर। जो ऑब्जर्वर है वो जो एक्सेलरेशन बता रहा है उसको हम लिखेंगे, ग्राउंड से देखने वाला एक्सेलरेशन नहीं। मान लीजिए कि इस केस में आप कार के अंदर ही बैठ गए तो आपको एक्सेलरेशन क्या दिख रहा है? कुछ नहीं, आपको एक्सेलरेशन दिख ही नहीं रहा है, आपके लिए तो चीजें रुकी हुई हैं। तो इस केस में एक्सेलरेशन आप जीरो बता दोगे, आप बता दोगे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो। क्यों? क्योंकि आप इसके अंदर, कार के अंदर ही बैठ गए। ठीक है, तो आई होप ये बेसिक आपको क्लियर हुआ है यहाँ पे कि किस तरीके से बैंकिंग ऑफ रोड को हम लोग डील करने वाले हैं। अच्छा, अब इसके अंदर लोग बोलते हैं सर ये सुपर एलिवेशन लिखा है, ये क्या है? तो ये बेसिकली बैंकिंग ऑफ रोड ही है। इसको मैं आपको दिखा दूं, देखिए इसमें होता ये है कि जो इनर एज है, ठीक है, ये रोड की इनर एज कहला रही है। कौन सी एज कहला रही है? इनर एज। इनर एज जो है उसका रेडियस देखिए अलग है, लेकिन जो आउटर एज है, आउटर एज ना सिर्फ उसका, ये तो किसी भी रोड के साथ होगा, आउटर एज का रेडियस ज्यादा होगा, लेकिन अब रेडियस का जो यहाँ पे आप देखोगे प्लेन वही बदल चुका है। क्या मतलब कि ये अगर रोड फ्लैट होती तो आउटर एज यहां से जा रही होती नीचे से जहां मैं दिखा रहा हूं, लेकिन आउटर एज क्या करी गई है? रेस कर दी गई है। इसी को बोलते हैं सुपर एलिवेशन देना, इसी को बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। बेसिकली रोड को ऐसे तिरछा तिरछा कर दिया गया है ना, ऐसे तिरछा कर दिया गया है। इससे होता क्या है, क्यों दी जाती है, आइए अब इसको समझते हैं। तो बेसिकली इसके अंदर अगर आप देखो तो वेट वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, मुझे लगता है इसमें कोई डाउट नहीं है। वेलोसिटी आगे की तरफ है, ठीक है। ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये तो फ्रिक्शन के फॉर्म में आ गई, क्लियर है। अच्छा, तो ये इस तरह दिखा दी अलोंग द रोड। कैसी दिखा दी है ये आपको? अलोंग द रोड। यहाँ पे कौन प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स? फ्रिक्शन ही प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ अलग से सेंट्रीपिटल लिखा है, मैंने इसे काट दिया। तो ये अलोंग द रोड आई, कैसी आई? अलोंग द रोड, हॉरिजॉन्टल में आई, अलोंग द रोड आई। अच्छा, वेट कैसा है? वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है, वर्टिकली डाउनवर्ड है, ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लेकिन ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है या फिर इस केस में जो एक्सेलरेशन है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी? सारा क्वेश्चन इसी पे आकर रुक जाता है। इसकी डायरेक्शन क्या होती है? तो ये डायरेक्शन होती है हॉरिजॉन्टल, ये डायरेक्शन होती है हॉरिजॉन्टल, नॉट अलोंग द रोड। रोड के अलोंग नहीं है, हॉरिजॉन्टल है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी कैसी है? हॉरिजॉन्टल है, आउटवर्ड है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बस आउटवर्ड होती है। तो यहाँ पे ये क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट स्लाइड में जाके हम इसको यहाँ दिखाते हैं कि बेसिकली ये जो रोड आपकी यहाँ पे है ना, यहाँ पे जो आपकी रोड है, ठीक, मान लीजिए कि ये एक सेंटर है जिसमें ये रोड का रेडियस घूम रहा है। ये इनर एज है जो कि इसी प्लेन में लाई कर रही है ना, ये इनर एज है। इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ यहाँ पे डॉटेड डॉटेड ऐसे। ये आपकी इनर एज क्लियर हुई आपको पहले। अब ये आउटर एज है, आउटर एज जो है वो थोड़ी सी रेस्ड है, आउटर एज जो है वो रेस्ड है। अगर आउटर एज रेस्ड है तो गाड़ी इसके ऊपर कैसी होगी? ऐसी होगी, कुछ तिरछी सी, ठीक है, गाड़ी कुछ तिरछी सी भाग रही होगी। तो जो गाड़ी जिस रेडियस में घूम रही होगी उस रेडियस का सेंटर ये वाला डॉट नहीं होगा, जो कि कहां पे है? ये इनर एज के साथ साथ है, इनर एज के प्लेन में है। तो ये जो डॉट लिखा है मैंने यहाँ पे सेंटर, इसको अगर मैंने ओ बोला या इसको अगर मैंने कोई और नाम दिया, तो ये जो गाड़ी मेरी घूम रही है, ये जिस सर्किल में घूम रही है, उसका सेंटर ये ओ नहीं होगा, उसका सेंटर ये ओ नहीं होगा, लेकिन ये ओ के ही ऊपर होगा, ओ के ही ऊपर होगा। क्या मतलब कि ये गाड़ी जिस सर्किल में घूम रही है उसका सेंटर कुछ ऐसा मिलेगा, कुछ कैसा मिलेगा? ऐसा मिलेगा, ऐसा, कैसा मिलेगा? ऐसा। मान लीजिए ये जो कार है उसका सेंटर ये सी है, तो ये ओ और ये सी क्या है? सेम प्लेन में नहीं है, ओ ऐसे नीचे नीचे है। यहाँ पे कार ऐसे घूम रही थी, लेकिन यहाँ पे रेस कर दिया, अगर मैंने इसको थोड़ा सा रेस कर दिया प्लेटफॉर्म, तो इसका जो हॉरिजॉन्टली आप सोचिए, इसका जो इससे पास करता हुआ प्लेन है, नीचे वाली एज का प्लेन तो नीचे है, लेकिन ये वाली जो कार है इसका जो यहाँ पे सेंटर है वो रेस्ड है, सेंटर जो है वो रेस्ड है, या फिर जो उसका प्लेन है वो थोड़ा सा अलग हो गया। इसको आप इमेजिन करिए कि एक बाउल है आपके पास, कटोरा, उस कटोरे में कोई आपने एक पेबल, कोई कुछ डाल दिया, वो गोल गोल घूम रहा है, छोटी सी स्फेरिकल बॉल डाल दी, वो घूम रही। अगर उसी पेबल को आप तेजी से घुमाओगे तो वो कटोरे की, बड़ा सा कटोरा है, उसके साइड में घूमेगी। तो अब जब वो साइड में घूमेगी तो उसका सेंटर कहाँ पे होगा? उसका सेंटर
कटोरे के तो बीचों बीच में होगा, लेकिन वो जो प्लेन जिसमें वो घूम रही है वो प्लेन अब रेस्ट हो गया, पहले वो प्लेन नीचे था। तो सेम चीज यहाँ पे लग रही है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो आपकी लगती है, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती है बाहर की तरफ, दैट इज एक्टिंग टुवर्ड्स दिस साइड। किधर वो एक्ट करेगी? वो कुछ ऐसी एक्ट करेगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्यों? क्योंकि सर्किल तो आपका यहाँ पे, सर्किल का सेंटर सी है। इसी तरीके से जो आप एम वी स्क्वायर लिख रहे हो, तो इसके अंदर जो वी स्क्वायर बाई आर आप लिख रहे हो, ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के साथ मल्टीप्लाई करके ये जो आरएचएस बनता है इनर्शियल फ्रेम में, ये किधर एक्ट कर रहा होगा? ये नेट रिजल्टेंट फोर्स भी इधर ही एक्ट कर रही होगी अलोंग द रेड लाइन। ठीक है, तो ये बेसिक है, इसी को आपको नोट करना है, इसी के ऊपर सारी कंफ्यूजन हो जाती है और इसी के पीछे दिक्कत होती है।